नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। लोकसभा चुनाव सिर पर है। 16 घंटे में पहला चरण लोकसभा चुनाव का शुरू हो जाएगा, लेकिन ईवीएम को लेकर अभी भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी वजह से ईवीएम पर आज सुप्रीम कोर्ट की में सुनवाई जो है वो जारी है। वीवीपैट की पर्चों के 100% मिलान की याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि जो उनके वकील हैं निजाम पाशा ने दलील दी है कि यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वोटर अपना वीवीपैट स्लिप बैलेट बॉक्स में खुद डाल सके। एससी ने इस पर सवाल किया कि क्या इससे वोटर की निजता का अधिकार प्रभावित नहीं होगा, तो वकील निजाम पाशा ने दलील दी कि वोटर की निजता से अधिक जरूरी है उनके मत देने का अधिकार। प्रशांत भूषण जो वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने भी केरल के लिए अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी के पक्ष में ईवीएम में मॉक ड्रिल के समय अतिरिक्त वोट पड़ रहे थे। इसको चुनाव आयोग ने झूठी खबर बताया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ईवीएम वीवीपैट के फंक्शन पर जानकारी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो प्रोग्राम की मेमोरी में कोई छेड़छाड़ क्या हो सकती है। चुनाव आयोग ने कहा कि इसे बदला नहीं जा सकता, यह एक फ्रेमवेयर और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का है। पहले रैंडम तरीके से ईवीएम का चुनाव करने के बाद मशीनें विधानसभा के स्ट्रांग रूम में जाती हैं और राजनीतिक दलों की मौजूदगी में उन्हें लॉक किया जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से यह भी पूछा कि चुनाव आयोग में जो वकील हैं, उन्होंने याचिकाकर्ताओं का आधार गलत जानकारी पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि ईवीएम मुद्दे को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ताओं की याचिका जुर्माने के साथ खारिज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, जो कुछ सवाल पूछे हैं उसमें कहा गया है कि ईवीएम वीवीपैट के फंक्शन पर जानकारी मांगी है। संसदीय स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर भी सफाई मांगी है। यह चुनावी प्रक्रिया है, इसकी पवित्रता पूरी तरीके से होनी चाहिए। प्रोग्राम मेमोरी से कोई छेड़छाड़ हो सकती है क्या, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। और ये सारी दलीलें आज सुप्रीम कोर्ट में दी गई हैं। मेरे सहयोगी आशीष भार्गव इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, महत्वपूर्ण मामला, महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब जो हैं ये पूरे देखने लायक हैं। क्या क्या बातें आज कही गई और क्या मांग जो है याचिकाकर्ताओं की, उसको लेकर वेणुगोपाल साहब ने भी कहा और जो इलेक्शन कमीशन के वकीलों ने भी कहा कि इनके ऊपर जुर्माना लगा दीजिए क्योंकि ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं जिससे लोगों का विश्वास कम होगा। जी बिल्कुल, देखिए लगातार सुनवाई जारी है। 3 घंटे करीब इलेक्शन कमीशन के अधिकारी और इलेक्शन कमीशन के वकीलों से जानकारी सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने ली है, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता। लगातार उन्होंने सवाल पूछे हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से समझा है। उन्होंने कहा कि ज़ीरो से शुरू करिए, जब वोट डालने का प्रोसेस क्या है और उस समय क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद किस तरीके से ईवीएम और वीवीपैट लिए सिक्योरिटी में रखे जाते हैं, वोटों की गिनती तक उन्होंने जानकारी दी है। बहुत सारे अहम सवाल भी पूछे हैं, लेकिन दूसरी तरफ याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण को भी चेताया है कि वो हर चीज़ में संदेह ना करें। कुछ ज़्यादा ही वो मांग कर रहे हैं, इतना भी सस्पिशियस होना ठीक नहीं है। अगर चुनाव आयोग ने कुछ अच्छा किया है तो उसकी भी सराहना भी, उसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। और इलेक्शन कमीशन लगातार ये कहता आया है कि इस तरीके की याचिकाओं को नहीं सुना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बहुत सारे आदेश जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर लिखित रूप से भी और सुप्रीम कोर्ट में भी दावा किया है कि उसकी जो ईवीएम वीवीपैट व्यवस्था है पूरी तरह टेम्पर प्रूफ है, किसी भी तरीके से उनको टेम्पर करने की कोई संभावना नहीं है, ये उन्होंने कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि 2019 के चुनाव में भी कोई खामी नहीं पाई गई थी और यहाँ पर एक मिसमैच सिर्फ ईवीएम और वीवीपैट का मिला है, वो भी इस वजह से मिला कि वो एक मानवीय भूल थी, क्योंकि मॉक के दौरान जो वोट डाला गया था उसे डिलीट नहीं किया गया था, इसलिए 2 वोट उसने दिखाए थे। और जो कौसर केरल की बात की है, जहाँ पे केरल का हवाला प्रशांत भूषण ने दिया था, उसे भी सिरे से नकार दिया है और कहा है कि ये मीडिया रिपोर्ट गलत है। तो यहाँ पर एक लंबी चौड़ी सुनवाई चल रही है और ये सुनवाई इस समय चल रही है कि जब कल ऐसे चुनाव मतदान शुरू होंगे, पहला चरण होगा और ऐसे में शाम तक ये सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्हें भी इस बात की चिंता है, इसलिए वो लगातार सुन रहे हैं, लेकिन सिर्फ संदेह के आधार पर कुछ नहीं किया जा सकता। एक और बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने एक और बार और साफ की है
कि हम जो है हमें पुराने बैलेट पेपर पर जाने में आपत्ति है, हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, उसके अपने ड्रॉबैक हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया है। तो एक लंबी चौड़ी सुनवाई चल रही है, जिसका देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अभी कोई फैसला सुनाता है या आदेश सुरक्षित करता है, किस तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है और इलेक्शन कमीशन, जस्टिफाई इलेक्शन कमीशन ने कहा है और कहा याचिकाकर्ता ने जितने भी तर्क उठाए हैं, जितनी भी दलीलें दी हैं, उनमें कोई दम नहीं है, वो सिर्फ संदेह के आधार पर हैं और उनमें कोई दम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन के अफसर, इलेक्शन कमीशन के वकीलों ने ये संतुष्ट करने की सुप्रीम कोर्ट को कोशिश की है कि जो उसकी व्यवस्था है चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर, वो पूरी तरह पुख्ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल भी सुबह पूछा था और कहा था कि लोकतंत्र में चुनावी जो प्रक्रिया है वो पवित्र होती है और ऐसे में किसी भी वोटर के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए प्रक्रिया को लेकर, और चुनाव आयोग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी के भी मन में कोई संदेह नहीं है। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे आशीष, हमारे सहयोगी, सुप्रीम कोर्ट में जो इस पर चर्चा चल रही है, जो इस पर बहस चल रही है, इसी मुद्दे पर और बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राम कृपाल सिंह जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ आलोक विजयन साहब जुड़ रहे हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं, आप दोनों का स्वागत। राम कृपाल जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करना चाहूँगा। ये जो पूरा इस वक्त चर्चा सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, ये अभी नई चर्चा तो है नहीं। ईवीएम को लेकर सवाल बड़े जमाने से उठाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, एल के आडवाणी साहब और एक किताब पूरी लिख दी थी, जीवीएल नरसिम्हा राव ने उस जमाने में ये सवाल उठाते हुए ईवीएम के ऊपर, और अब विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। कुल मिलाकर जरूरी बात शायद इसमें यह है कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एक भी व्यक्ति के मन में संदेह नहीं रहना चाहिए कि उसका वोट जो है वो सही जगह पर नहीं गया है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरीके से लोगों को आश्वस्त करने में विफल रहा है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा ऑपोजिशन लगातार समय मांग रहा है, उनको समय नहीं मिल रहा है ईवीएम के ऊपर अपने सवालों को रखने का। देखिए अंकित जी, ये मामला बहुत कोई नया तो है नहीं, आप भी जानते हैं। इतनी बार ये इशू उठ चुका है और अदालत ने खुद इस पर मुहर लगाई है कि ईवीएम है, उसमें कोई इस तरह का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है कि जिसको कहा जाए कि वो संदेह के घेरे में खड़ा हो। लेकिन ये आइन चुनाव के मौके पर अगर ये इतना बड़ा इशू है, मैं भी इस बात को मानता हूं, सुप्रीम कोर्ट का ये जो कहना है कि किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस आशंका का निराकरण सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। और एक बार वंस फॉर ऑल सुप्रीम कोर्ट को सारी चीजें जांच लेनी चाहिए। देखिए, हम कोई तकनीकी नहीं है, हमारे मित्र जो आए हैं शायद वो तकनीकी पहलू पर बोलेंगे, लेकिन जितनी बार ये चीजें प्रयास हुए हैं इसको गलत साबित करने के, उतनी बार ये आया है कि नहीं, ईवीएम ठीक काम कर रही है, आशंकाएं गलत हैं। और इसमें सभी पार्टी के प्रतिनिधित्व रहते, सबका होता है, सबके सामने ये सारी चीजें हो चुकी हैं। और जैसा कि अभी चुनाव आयोग ने कहा कि 4 करोड़ जितना भी जाए, 4000 या 4 जो आपने भी संख्या बताई है, इतने वीवीपैट निकले हैं और एक भी उसमें से मिसमैच नहीं हुआ है। तो कम से कम मैं एक बात को कहता हूं कि ठीक है, ऐसे मौके पर जब इलेक्शन आता है तो पूरी कोशिश की जाती है किसी तरह का भ्रमजाल पैदा किया जाए चुनाव। लेकिन ये सोचना चाहिए कि जब से ईवीएम चल रही है, तमाम सरकारें बदली हैं और सरकारें बदल रही हैं। 2014 में भी ईवीएम से ही हुआ था, जब ये सरकार आई थी। उस समय तो ये पार्टी तो सरकार में नहीं थी। और उसके बाद देखिए विधानसभाओं के चुनाव, आप जहां जहां देखिए जो जो चीजें हो रही हैं वो सब कुछ है। अब ये कहना कि जितने ओपिनियन पोल आते हैं वो सब भी सरकार बायस करा रही है, सारी चीजें करीब करीब देखिए, अगर हम एक बिल्कुल कॉमन मैन की तरह सोचें कि जनता भी जो रुझान होता है, रिजल्ट हमेशा उसी की तरफ आता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बिल्कुल एकदम अचानक कोई ऐसी चीज हो जाए। और अभी देखिए पिछला चुनाव ही हुआ, 3 राज्यों में जीती है, तो तेलंगाना में तो बीजेपी हार भी गई है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो मेरा ये कहना है कि अभी जैसा हमारे तकनीकी विशेषज्ञ भाई आलोक जी हैं वो बताएंगे, लेकिन जब जब ये प्रयास हुआ है जानने का, इस पर सवाल उठाया गया है, खुद अदालत ने कई बार ये इसको निराधार बताया है। लेकिन मैं फिर इस बात को कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट से एक बार वंस फॉर ऑल ये चीज हो जानी चाहिए कि नहीं, ये जो भी है प्रक्रिया निष्पक्ष है और इस पर बार बार सवाल उठाने वालों को
अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं तो इस ठीक पर है, कड़ी लेकिन कार्रवाई आलोक जी की इसमें जाएगी। एक मत और भी है, मैं उस पर आपके पास आता हूं, लेकिन आलोक रामकृपाल जी इस पे आपके पास आता हूं, लेकिन आलोक जी मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूं। ये जो सवाल उठाए जाते हैं चाहे वीवीपैट के ऊपर कि 100% मिलान करा लीजिए, या लोगों की भाई हम जो वोट दे रहे हैं वो सही जगह जा रहा है, कुल मिलाकर बात यही होती है कि क्या किसी भी तरीके से ईवीएम के ऊपर कोई सवाल उठाया जा सकता है। कई बार एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखिए विदेशों में कई सारी यूरोपियन कंट्री में पहले ईवीएम होता था, अब छोड़ के वो बैलेट पेपर पर चले गए। हिंदुस्तान एक बड़ा देश जरूर है, लेकिन इस तरीके के सवालों को आप कितना वाजिब मानते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत गैप तो कहीं कहीं रह जाता है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि हमेशा टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ होता है, लेकिन ये जैसे रामकृपाल जी ने बहुत सही बोला है कि ये सारा का सारा मुद्दा जब इलेक्शन बिल्कुल पास आते हैं तभी शुरू होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े अच्छा कहा है कि यस, जनता को जानने का अधिकार है कि उनका जो मत जो वो डाल रहे हैं ईवीएम से वो सही जगह जा रहा है नहीं, उनको जानने का पूरा अधिकार है। समहाउ गवर्नेंस जो है अंकित जी, हमेशा से वी हैव बीन अ रिएक्टिव फोर्स। हम लोग हमेशा रिएक्शन में विश्वास रखते हैं, प्रो एक्शन में थोड़ा कम रखते हैं। हम आगे जा करके अपने आप को जस्टिफाई, पहले देखिए पहले फौज के साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी बहुत ज्यादा। जब ये अपना स्टेटमेंट नहीं देते थे तो जो जिसको जो समझना होता था वो समझता था। इसीलिए हाई टाइम है अब कि ये इलेक्शन कमीशन को भी आगे आकर के अपने आप को जस्टिफाई करना चाहिए ईवीएम को लेकर के। जहां तक टेक्नोलॉजी पार्ट का सवाल है, आप देखिए कैसे ये दो तीन कंपोनेंट से जुड़ा हुआ ये ईवीएम है। एक तो ईवीएम है जहां पे आप एक आईओटी इक्विपमेंट का यूज करते हैं, जिसमें आप प्रेस करते हैं, बटन प्रेस करते हैं, वो उसको कन्वर्ट करता है एक पर्टिकुलर कोड में जो कंट्रोल यूनिट में जा करके और डेटाबेस में उसको लिखता है कि ओके इस पार्टी को इतना। तो इसमें कहाँ कहाँ पे लूप होल हो सकता है, और वो लूप होल ऐसे बड़े बड़े जगह पे हो सकते हैं जो कि जनरली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि रामकृपाल जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि दो सरकारें बदली हैं उसके बाद में, और ये ईवीएम जो लगाया गया था या जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था ये तो पुरानी सरकार के टाइम में किया गया था। इसलिए ये कहना गलत है कि ईवीएम उस समय में इस तरह से मैनिपुलेट किया गया होगा कि इसको दूर से हैक किया जा सके और इसके रिजल्ट्स बदले जा सके। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कांग्रेस पहले हारती ही नहीं। पिछले 2014 इलेक्शन में कांग्रेस नहीं हारती, क्योंकि उनको सारा कुछ पता होता है कि कैसे उसको चेंज करना है, क्या करना है। और जहां तक अभी करंट जी सरकार की भी बात है, तो कई बार हमने देखा है कि बहुत जगह पे ये हारे भी हैं, बहुत जगह पे जीते भी हैं, मार्जिन भी बहुत बहुत कम रहा है, उस तरह से भी रहा है। जी तो इस तरह से रामकृपाल जी, लेकिन ये ये जो कहना ईवीएम का सिर्फ सवाल, वीवीपैट का जो सवाल है, जी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें एक ये भी आर्ग्यूमेंट आता है कि जो पिछले कुछ दिनों में हमने इलेक्शन कमीशन में देखा, लोगों की जो आस्था है, सीएसडीएस का सर्वे आया है जिसमें कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन में लोगों की आस्था कम हुई है, ईवीएम को लेकर उनके दिमाग में संशय है। आपको क्यों लगता है कि जनता के बीच में इस तरीके की मैसेजिंग जा रही है? क्या जो पिछले कुछ दिनों से जैसे हमने देखा है कि इलेक्शन कमिश्नर थे लवासा साहब, जब उन्होंने जिस तरीके से वो बाहर गए और उसके बाद एक घटनाक्रम रहा, अभी एक इलेक्शन कमिश्नर ने रिजाइन कर दिया, उसके बाद 2 नए इलेक्शन कमिश्नर आए, तो क्या कहीं ना कहीं जो सवाल इलेक्शन कमीशन के ऊपर उठ रहे हैं, उनकी निष्पक्षता पे उठ रहे हैं, ये जो ईवीएम और वीवीपैट का मामला है, जो संदेह का मामला है, ये उसका एक मैनिफेस्टेशन है? सरकार में रिजाइन करना, अपने आप को चेंज करना, अपने आप को रिपोजिशन करना रामकृपाल जी, सॉरी, सेपरेट इशू है। ये रामकृपाल जी से था। अच्छा जी जी, देखिए अंकित जी, एक बात तो आप मानेंगे कि इस धरती पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिस पर कोई सवाल न उठाया जाता हो। हमारे पास क्या है, एक लोकतंत्र में यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का, अब ये तो नहीं हो सकता है कि 140 करोड़ लोग जब तक इस पे नहीं मुहर लगाएंगे तब तक ये व्यवस्था लागू नहीं होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। खुद सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, जो कल भी बात आई थी, उन्होंने कहा था कि देखिए आप बैलेट पेपर की बात तो भूल जाइए। मैं खुद अंकित जी, मैं राजीव गांधी जिस समय चुनाव लड़े थे और जब वो प्रधानमंत्री बने थे बाद में, मैं तब एक अखबार का संपादक था लखनऊ में, और मैंने एक तस्वीर छापी थी, एक आदमी ले जा करके बैलेट पेपर अपने घर में उस पर मुहर लगा रहा है, और मैंने वह हेडिंग दी थी, क्या खबर देती हैं ये तस्वीरें।
बाद में राजीव जी नाराज भी हुए थे, अपने जो उनके चुनाव के जो इंचार्ज थे उनको कहा था कि ये सब क्या करा रहे थे, क्या मैं हार रहा था क्या। तो देखिए, कम से कम उस व्यवस्था से ये व्यवस्था तो बेहतर है, ये हमें मान के चलना चाहिए। और अगर कोई कहीं से शंका है तो इस व्यवस्था को जो है ईवीएम, इसको और आप बता सकते हैं उसमें क्या खामियां हैं, कहाँ खामियां हैं। सिर्फ ये कि मुझे ऐसा लगता है अटैक इन एंटीसिपेशन इज नॉट डिफेंस। केवल आपको लगता है या धारणा फैला करके, देखिए आम आदमी क्या होता है, हमेशा उसको सरकार जो होती है ना, वो एंटी स्टैब्लिशमेंट एक तेवर जनता में हमेशा रहता है। नेहरू के जमाने में वोट नेहरू को देती थी, लेकिन नेहरू का अखबार नहीं पढ़ती थी, वो अखबार पढ़ती थी जो नेहरू की आलोचना करता था। नेशनल हेराल्ड कभी नहीं चला। तो ये इसका एक फायदा लोग उठाते हैं कि जनता के बीच जाओ और कुछ डाल दो ऐसे करके। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना वैसे ही बिना प्रमाण किसी भी जिम्मेदार ये व्यक्ति बहुत के लिए गलत एक सबक जरूर होना चाहिए। लेकिन एक जरूरी और इम्पोर्टेंट बहस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और जैसे हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं, रामकृपाल जी भी कह रहे हैं और आलोक जी भी कह रहे हैं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट को एक बार कम से कम फुल एंड फाइनल इस पूरे मामले पर कर ही देना चाहिए कि अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पे तो कम से कम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना फोड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेने से पहले आपको बताते हैं कि आज का मोटोला टॉपिक ऑफ द डे क्या है। हेलो मोटो। ईरान के कब्जे के जहाज से मुक्त हुए भारतीय जो महिला त्रिशूर के एन टेसा जोसेफ कोची पहुंच गई हैं। यहाँ पर एक जो इस तरह कंपनी थी, जो जहाज़ पर कर्मी दल मौजूद था, उसमें एक महिला भी थी, उनको रिहा कर दिया गया है और वो अब कोची पहुंच गई हैं। उमा शंकर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, और भी भारतीय इस वक्त कैद में हैं, क्या खबर है इनके वापस आने की कहानी, और बाकी लोगों का क्या अब इस वक्त हो रहा है? जी देखिए, 12-13 अप्रैल को एक जहाज़ जो कि कंटेनर शिप है, वो जो यूएई से भारत आ रहा था, उसे ईरान जो आईजीआरसी है, आईआरजीसी है, उसके कमांडोज ने उसको अपने कब्ज़े में ले लिया। और उस कब्ज़े में लेने के बाद उसे जो अपने इलाके में ले गए, अपने समुद्री इलाके में ले गए, और वहाँ से उसमें जो 25 चालक दल के सदस्य थे, उसमें से 17 भारतीय थे। उस 17 भारतीयों में से एक महिला कैडेट थी जिसको कि रिहा कर दिया गया है, और वो रिहाई के बाद स्वदेश पहुँच चुकी है। और जैसा कि आपने बताया, कोई त्रिशूर की रहने वाली हैं, अन टेसा जोसेफ उनका नाम है। अब बाकी जो 16 भारतीय बचे हैं, उसको लेकर भी जो भारत सरकार है वो तेहरान के संपर्क में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं, उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री से वो पहले ही बात कर चुके हैं, और भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो यहाँ भारत में जो ईरान का दूतावास है और जो तेहरान में जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ संपर्क में है। कोशिश ये की जा रही है कि उन 16 भारतीयों को भी जल्द से जल्द छुड़ाकर देश लाया जा सके। इस बीच ये भी जानकारी है कि जो 16 भारतीय हैं, उनकी स्वास्थ्य ठीक है, उनके खाने पीने का समुचित जो बंदोबस्त है वो किया गया है, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। एक भारतीय को परिवारजन से बात भी कराई गई थी एक दिन पहले, और उसके ज़रिए ये संतुष्टि दी गई थी कि वहाँ पर जो औपचारिकताएँ पूरी की जा रही, इस वजह से उनको वहाँ पर रखा गया है, और जैसे औपचारिकता पूरी होगी उनको रिहा कर दिया जाएगा। तो एक बड़ी कामयाबी कि एक महिला कैडेट को छोड़ दिया गया है, और 16 भारतीय जो अभी भी जहाज़ पर हैं, उनकी वापसी का जो रास्ता है वो जल्द ही साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमा, हमारे सहयोगी इस वक्त जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से एक महिला को छोड़ दिया गया है और बाकी लोगों को लाने की कोशिश भी की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेस्ले कंपनी की, जिसका बेबी फूड प्रोडक्ट यानी कि बच्चों का जो एक खाने का पदार्थ है सेरेलैक, उसको ज़रूरत से ज़्यादा चीनी के मामले में उस पर गंभीर आरोप लगे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेरेलैक के पीने वाले बच्चे बेवजह मीठे का सेवन ज़्यादा करते हैं, और इसके चलते उन्हें ज़्यादा मीठा खाने की आदत भी लग जाती है, और इसके चलते वो कई तरह की बीमारियां और शारीरिक मुश्किलों का सामना से करना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि भारत में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कंपनी नेस्ले ज़्यादा चीनी वाला सेरेलैक बेच रही है, दुनिया के कई और विकासशील देशों में भी नेस्ले धड़ल्ले से बच्चों के लिए ज़्यादा चीनी वाला ये सेरेलैक परोस रही है। लेकिन
जो कई बड़े देश हैं, खासतौर से यूरोपियन कंट्री हैं, वहां पर बिना चीनी वाला बेबी फूड प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। दो स्टैंडर्ड दिखाई पड़ रहे हैं। इन आरोपों के बाद नेस्ले ने सफाई दी है और केंद्र सरकार ने भी कहा है कि इस मामले पर हम पैनी नजर बनाए हुए हैं। अब नेस्ले ने क्या कहा है इस पर आपको जरा बता देते हैं। सभी स्थानीय नियमों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का हम पालन करते हैं। 5 साल में शिशु अनाज रेंज में 30% तक शुगर जो है वो कम किया गया है। दूध अनाज आधारित पूरक भोजन में चीनी कम किया गया है। नेस्ले इंडिया के एक प्रवक्ता ने अपने जवाब में यह कहा है। वहीं केंद्र सरकार के परिवार और कल्याण मंत्रालय की भी इस पर नजर है। मंत्रालय ने कहा है कि जो सेरेलैक है उस पर रिपोर्ट को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय गंभीर है। FSSAI की रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा है। इस रिपोर्ट को वैज्ञानिक पैनल के सामने रखा जाएगा और उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। मेरे सहयोगी परिमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। परिमल, दुविधाएं दो हैं, एक कि किस तरीके से भारत और बाकी विकासशील देशों में और जो डेवलप कंट्रीज हैं, यूरोप है, वहां पर दो अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड्स और मानकों का ये कंपनी जो है वो पूरी तरीके से हम दिखाई पड़ रहा है कि प्रोडक्ट में कितना फर्क है। सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है और क्या बाकी कंपनियों की तरह अब इनके ऊपर प्रेशर है कि ये सेम मानक हर जगह अपनाएं? देखिए, यहाँ पर अब ये जब भी रिपोर्ट आई है और हमने जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में बात की तो उन्होंने ये बात जरूर कही कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो खान पान में किस तरह के मानक होने चाहिए उसको देखती है, तो उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि इस रिपोर्ट को देखे कि इसमें कितनी सच्चाई है, और सच्चाई है तो फिर साइंटिफिक पैनल के पास भेजा जाए। इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर आप चीनी ज़्यादा लेते हैं इस एज ग्रुप में तो मोटापे की समस्या हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है, बीपी की समस्या हो सकती है, डायबिटिक समस्या हो सकती है। और जो अमेरिकन एकेडमिक ऑफ पेडियाट्रिक है वो सीधे तौर पे कहता है कि 2 साल की उम्र तक बच्चों को किसी तरीके के एडेड शुगर देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उस उम्र में नहीं होनी चाहिए। अब ये एक तरीके से नियम कायदे कानून का उल्लंघन ही है कि आप दोहरा मापदंड रख रहे हैं, विकसित देशों के लिए कुछ और, विकासशील देशों के लिए कुछ और इसमें अगर कंपैरेटिव स्टडी में अगर आप देखें तो कम से कम भारत में तो 3 ग्राम है, 7 ग्राम तक ये एडेड शुगर जो है वो अलग अलग कंट्रीज में 7 ग्राम तक देखने को मिला है। तो यहाँ पर अब ये जरूर है कि इस रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो एक मानक जरूर तय करने की कोशिश होगी और मानक तय करने के बाद एक रास्ता जरूर निकाला जाएगा कि आखिर ये कंपनी अगर यहाँ पर भारत में आए तो उसके मानक क्या हो, और अगर इस तरीके के मानक है तो उस पर रोक लगाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए परिमल। इस पूरी जानकारी के साथ बहुत अहम जानकारी है और हम जो बच्चे हैं उनको जिस तरीके से कहा जाता है कि उन्हें शुरुआत में मीठे से दूर रखना चाहिए, किसी भी तरह के अप्राकृतिक मीठे से दूर रखना चाहिए, उसमें देखते हुए ये गंभीर रिपोर्ट ज़रूर है। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से सुप्रिया सुले और उनकी भाभी सुनेत्रा पवार ने आज पर्चा भरा। नामांकन के दौरान सुप्रिया सुले के साथ एनसीपी, शरद पवार गुट के अलावा महाविकास अघाड़ी के नेता भी मौजूद रहे। बारामती में मुकाबला बेहद दिलचस्प है क्योंकि इस बार ये सीट ननद भाभी एक दूसरे के सामने खड़ी दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जो 3 बार की सांसद हैं, उनके मुकाबले में उनके भाई की पत्नी अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार इस वक्त मैदान में हैं। सुनेत्रा पवार के साथ एनसीपी, अजीत गुट, बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के नेता मौजूद रहे। आज मैंने नामांकन दाखिल किया है। जनता का बहुत बड़ा प्रतिसाद आपने भी देखा है, बहुत बड़ा प्रतिसाद है, लोगों में बहुत ऊर्जा है और महायुति के सब बड़े नेताओं का भी बहुत सपोर्ट है, इसलिए विजय निश्चित है। बारामती के टक्कर को लेकर क्या कहेंगे? बारामती के टक्कर को लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, चुन के आने वाली है सुप्रिया ताई, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े अच्छा मार्जिन से आने वाली है। फडणवीस जी ने कहा ये तो सीधी मोदी और राहुल की लड़ाई है। फडणवीस ने कुछ कहा उसको कोई मतलब नहीं है। जितने वाले इंडिया अलायंस जीतने वाली है
और यहाँ आघाड़ी जीतने वाली है। अजीत पवार जी के बयान को लेकर क्या कहेंगे? क्या बयान किया? जो द्रौपदी वाले तो हमेशा अलग अलग बात करते हैं और ठीक से नहीं है, ऐसी बात करना भी ठीक नहीं है। तो ये इस बार का जो मुकाबला है, ये अजीत पवार जब से अलग हुए हैं, अलग होने के बाद ये उनके लिए एक बड़ा मुकाबला होगा। शरद पवार और अजीत पवार दोनों के लिए बारामती की सीट जो है वो एक प्रेस्टीज बैटल जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, उसकी तरह से दिखाई पड़ रही है। अजीत पवार अलग होकर, अब शरद पवार से अलग होकर उन्होंने अब बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के। मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, बेहद अहम मुकाबला दोनों तरफ, शरद पवार गुट के लिए भी और अजीत पवार के लिए भी, ये एक नाक की लड़ाई बिल्कुल बन के रह गई है। बिल्कुल नाक की लड़ाई है, क्योंकि एक तरफ है 57 साल का वो गढ़ बारामती, जहां से शरद पवार और उनके परिवार ने जो भी चुनाव लड़ा वहां से वो जीते हैं। 2009 से लगातार सुप्रिया सुले वहां से जीतती आई हैं, सांसद बनती आई हैं, 3 बार बन चुकी हैं, 4थी बार रेस में हैं। और शरद पवार ने जिस तरह से 67 से स्टार्ट किया, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का, लगातार वो जीतते आए हैं, 6 बार वहां से वो सांसद रहे हैं। तो वो गढ़ ऐसा है कि बिल्कुल सेफ सीट रहा है एनसीपी के लिए। अब एनसीपी में विभाजन के बाद वहां पर अगर आप ज़मीनी हकीकत या लोगों से बात करें और समझें तो ये समझ में आता है कि इतने सालों में चूंकि शरद पवार केंद्र की राजनीति में व्यस्त थे, सुप्रिया सुले दिल्ली देख रही थी, संसद में रही, तो राज्य का जो कार्यभार है वो संभाला अजीत पवार ने। अजीत पवार बहुत ही फ्रीक्वेंटली वो दौरे करते रहते हैं बारामती के, और जब वो जाते हैं सुबह से ही उनका जनसंपर्क शुरू हो जाता है। तो चेहरा बारामती के लिए हमेशा से अजीत पवार ही रहे, लंबे समय से अजीत पवार ही रहे। जब उनको कार्यभार ये सौंपा गया कि तुम्हें राज्य देखना, आपने सुना होगा शरद पवार कई बार अपने बयानों में कहते आ रहे थे कि दिल्ली सुप्रिया देखेगी, राज्य अजीत पवार संभालेंगे। तो राज्य अजीत पवार अगर संभालेंगे तो गढ़ सबसे पहले आता है बारामती, जहां पर अजीत पवार लगातार चेहरे के रूप में थे। वहां पर जो भी विकास के कार्य हुए, उसकी समीक्षा हो या फिर जमीन पर जाकर काम करना हो, वो अजीत पवार की तरफ से ही हुआ। आज जब विभाजन हुआ है तो आप देखें अजीत पवार ही उनका चेहरा, अधिकांश लोगों के बीच में उनकी ही चर्चा ज़्यादा नजर आती है, ज़मीन की मैं बात कर रही हूँ। और इसलिए भी क्योंकि बारामती में जो भी घर है वहाँ से पवार परिवार का जुड़ाव है, किसी न किसी तरह से वो पवार परिवार से जुड़े हुए हैं। हर एक घर, मतलब एक परिवार के तौर पर बारामती हम एक कुनबा नज़र आता है पवार परिवार का। ऐसे में अगर अजीत पवार उनका चेहरा है तो हम वो झुकाव समझ सकते हैं। महायुति में जाने के बाद बारामती में सिर्फ हलचल ये है कि अजीत पवार को सपोर्ट करना है। अगर सुनेत्रा पवार उनके साथ हैं तो उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारे लिए चेहरा वहीं पर है। बीजेपी के आपको कुछ बयान याद होंगे, बीते साल से ही माहौल बनना शुरू हो गया था कि हम किस तरह से महाराष्ट्र में उन जगहों पर भी पहुंचेंगे जहां हमारा गढ़ नहीं है, जहां पर हमारे पारंपरिक मतदाता नहीं हैं। और उसमें एक बयान बहुत ही वायरल हुआ था जिसमें बारामती को लेकर चर्चा हुई थी। जब एनसीपी, संयुक्त एनसीपी था, एक साथ ये पार्टी थी, वहां पर उन्होंने कहा था कि ये गढ़ भी हम हासिल करके रहेंगे। और आज आप देखें, आज ये जो पूरा मुकाबला है वो कहीं ना कहीं महायुति की तरफ हमको झुकता हुआ इसलिए भी नजर आता है क्योंकि बारामती में चेहरा अजीत पवार हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो संतुष्ट हैं इस बात को लेकर। दौरे लगातार, हालांकि सुप्रिया सुले भी पुणे में कर रही हैं, 4 सीट आती हैं पुणे ज़िले में, शिरूर, मावल, बारामती और पुणे, वहाँ पर लगातार वो अलग अलग सीटों पर दौरे कर रही हैं। और ये समझ चुकी हैं कि कार्यकर्ताओं का भी विभाजन हो चुका है, ज़मीन पर जो सिपाही काम करते हैं उनका भी विभाजन है। तो टक्कर बहुत कड़ी है क्योंकि पवार का गढ़ दांव पर है। जी, पवार का गढ़ दांव पर है और शायद महाराष्ट्र में आने वाली राजनीति क्या, भविष्य क्या होगा, ये भी संकेत इस चुनाव से, खासतौर से सीट के हार जीत से जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जो अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर से आज जो रोड शो कर रहे हैं। गांधीनगर में जो विधानसभा क्षेत्र में आने वाली 7 लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 7 विधानसभाएं हैं, उन 7 में आज ये रोड शो निकलेगा। रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 विधानसभाएं, इनमें से 4 अहमदाबाद जिले के में आती हैं। और कल अमित शाह अपना नामांकन भी भरेंगे। पिछली बार अमित शाह यहां से 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे। बीजेपी ने इस बार जीत का मार्जिन 10 लाख से अधिक का लक्ष्य रखा।
लोकसभा चुनावों के चलते तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से बात की हमारी सहयोगी मारिया शकील ने। उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि साउथ इंडिया में क्या कांग्रेस का गढ़ बना रहेगा। You are here to campaign for your candidates in battleground Kerala. You are also seen as the poster boy of the Congress these days. What, according to you, is the assessment of your party in the southern states overall? So, particular in Kerala, 2020. So, we are going to get 20 out of 20. Kerala is the leading partner in Indian alliance. What about your own state, sir? The BJP did well, surprising numbers in 2019. What about this time? This time, out of 17, I am going to get 14 from Telangana. And other states, your assessment, because you have been campaigning extensively for the Congress across southern India. Yes, entire south, 130 seats are there. Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Pondicherry, Karnataka and Telangana. Out of 130, BJP is going to get hardly 12 to 15 seats. Remaining seats are with India Alliance. That's a lot of optimism. When the BJP says 400 par, what is your answer to that? It is very similar campaigning was done by KCR. This time in 2023 December Assembly election, he has told 100 seats, but he has got 39 seats. It's very similar. Bharatiya Janata Party is trying to confuse people, but people are very intelligent. They are going to teach a lesson to Bharatiya Janata Party. What, according to you, are the issues of this election then? Some major price rise, farmers issue, unemployment, everything is there. He has lost 10 years and moreover he has borrowed 113 lakh crore rupees within 10 years, Narendra Modi's regime. So this is the biggest problem for the country. And are you of the opinion that cooperative federalism is the key here? Because when Prime Minister Modi was in Telangana, you praised him as well. I have not praised. I have told he is the Prime Minister of India. India is a union of states. Every chief minister he has to take care. So that is what I have told. You people misrepresented my statement. Okay, let me end with my last question. You are in Kerala, you are campaigning for Adur Prakash, sitting member of parliament here. What do you think are the issues? Because the BJP is also trying to make inroads in Kerala, but the Modi wave was stopped by Kerala in 2014 and 2019. This time also, I don't think so. They are not going to get deposit in single seat in Kerala. Thank you. Thank you so much for Spin 20 TV. हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की प्रॉपर्टी को ईडी ने जब्त कर लिया है। ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसमें 97.79 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। जुहू का एक फ्लैट, पुणे का एक बंगला और कुछ शेयर भी जब्त किए गए हैं। शिल्पा शेट्टी के नाम पे जुहू का फ्लैट था। महाराष्ट्र में दर्ज अलग अलग एफआईआर के तहत ये कार्रवाई की गई है। फर्जी वादे कर इन्वेस्टर्स से बिटकॉइन हासिल करने का आरोप है। 6,600 करोड़ रुपए के बिटकॉइन हासिल करने का आरोप राज कुंद्रा पर है। 10% रिटर्न का वादा कर निजी हितों के लिए इस्तेमाल किया गया। इस तरह की पॉन्जी स्कीम को उनका मास्टरमाइंड राज कुंद्रा को बताया जा रहा है। 285 बिटकॉइन हासिल करने का उनके ऊपर आरोप है। 285 बिटकॉइन की कीमत आज करीब 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड।